सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा। सर माफ आपकी कीजिएगा आवाज। जी, अब आप मुझे सुन पा रहे होंगे। मैं ऐसे ही बोले जा रहा था। सबको सबसे पहले नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपसे कह रहा था कि इस हफ्ते आप कोशिश कीजिए, जो पुराने छात्र हैं वो दो काम समाप्त कर लीजिएगा। एक तो व्याख्या, दूसरा जो अनुवाद मैंने आपको भेजे थे अगले हफ्ते से वो कक्षा में करेंगे हम। तो उसके उत्तर की चिंता मत कीजिए, अगले सप्ताह से आपको कक्षा में मिलने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए उसके लिए। ये बैच आपका खत्म हो जाएगा जी 7 जून को। ठीक है, 7 जून नहीं होगी तो ज्यादा से ज्यादा 14 जून हो जाएंगी, एक सप्ताह अतिरिक्त ले लिया जाएगा। परंतु हाँ, इससे ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा मैं। उसके बाद आपसे विनती है, जो मैं आपको करवाऊंगा वो अपने तक ही सीमित रखिएगा। क्योंकि ये भी मैंने आपको बार बार बताया है कि नोट्स घूम फिर के मुझ तक पहुंच जाते हैं मेरे। मेरा लिखा निबंध मेरे पास पहुंचता है, कोई और लिख के भेजता है और कहते हैं सर चेक कर दीजिए। तो बड़ा दुख तो नहीं होता उसमें, पर हाँ ये होता है कि इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आप सबको नोट्स बांटते फिरो। अब तक बांटो, कोई जिसको आवश्यकता है उसको दो। मैं ये कहता हूँ, कोई फीस अफोर्ड नहीं कर पाता, बार बार कहता हूँ उसे मेरा नंबर दे दो। कोई चिंता नहीं है उनसे। हम दूसरी बार प्रश्न नहीं करता मैं कि आप फीस क्यों नहीं दे पाएंगे या कुछ नहीं। ठीक है, जितना मेरा लक्ष्य था छात्रों का वो पूरा हो चुका है, मुझे उससे ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु हाँ, किसी ऐसे छात्र को मेरे नोट्स मत दीजिए जो जिसकी अफोर्डेबिलिटी भी है और वो बाद में मुझे ही भेजते गलती से। ठीक है, वो बड़ी मुझे बुरी बात लगती है। तथा 7 तारीख से लेकर या 14 रख लीजिए, आपका पेपर जुलाई में होना चाहिए। जब तो मुझे लगता है जुलाई में आपका पेपर होगा। एक हफ्ता लूंगा मैं आपसे तब। उस एक हफ्ते में, इस हफ्ते में आपको करवाऊंगा व्याख्या। रविवार को कक्षा मिस मत कीजिएगा। व्याख्या लिखने के 3 4 ढंग करवाऊंगा। श्रेष्ठ ढंग जैसे अब तक नहीं लिखी वो भी बताऊंगा। बातें सारी यही रहेंगी। लिखने का जो ढंग है, शैली है, बस थोड़े से बदलाव होंगे उसमें। ठीक है, वो अपने तक ही सीमित रखिए, तभी आप उसका ज्यादा लाभ ले पाएंगे। यदि आप वो भी बांट दोगे तो वो बात आम हो जाएगी सबके लिए। दूसरा, इस कक्षा में अगले हफ्ते से अनुवाद शुरू होंगे और निबंध लेखन में मुझे भी समस्या आ रही है। और सिर्फ एक पैराग्राफ रहता है ज्यादातर निबंध का ना, 10 12 निबंध ऐसे जिसका सिर्फ निष्कर्ष रहता है। ठीक है, बाकी सारा निबंध पूरा है जी आपका। तो मेरी आपसे विनती है कि अगले हफ्ते तक वो भी काम आप समाप्त कर लीजिए। जितने 4 4 पैराग्राफ हैं आपके पास, कम से कम वो सारे समाप्त कर लीजिए जी। निष्कर्ष की मैं कक्षा अलग से लूंगा आपकी। ठीक है, आपकी आधे घंटे की कक्षा होगी, निष्कर्ष कैसे लिखना है तो वो आप मेरे साथ कक्षा में लिख पाएंगे। तो आप में उसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। ये मेरी जिम्मेदारी है जी, पूरी जिम्मेदारी अगर आपसे लेते हैं तो काम भी करके देंगे जी। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ अपना सर्वश्रेष्ठ दूं, पर जितना भी हो पाए उतना किया जाएगा जी, आपको उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो अगले हफ्ते मैं कोशिश करूंगा 6:30 से 7 बजे हम जो निबंध बचे हैं 2 हफ्ते, क्या आप 6:30 आ पाओगे बताइए? तो निष्कर्ष कक्षा में लिखेंगे, उस पर चर्चा करके आराम से कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाकी के निबंध तो लीक आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये मत लीक कीजिएगा। तो बाकी हाँ, कोशिश जारी है जी, अपना सर्वश्रेष्ठ देने की प्रयास किया जा रहा है जितना कर सकता हूँ। फिर भी माफी चाहता हूँ। ठीक है सर, इज इट सर्टेन दैट एग्जाम जुलाई में? तो मैं चाहता हूँ सर हो जाए, जुलाई से लेट नहीं होना चाहिए। जून में नहीं होगा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। ये बैच जून में खत्म हो जाएगा, 7 या 14 ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जुलाई में तो मैं खुद कहता हूँ हो जाए, क्योंकि जुलाई से भी लेट होगा आपकी इच्छा मर जाएगी पढ़ने की, मुझे पता है। क्योंकि इस कक्षा में कई क्या 80% छात्र ऐसे होंगे जिनकी तैयारी है पूरी और वो कह रहे हैं बस ले लो यार, पेपर जो होगा देखी जाएगी। क्योंकि तैयारी करना भी आसान नहीं होता। 12 12 घंटे पढ़ना, कितने दिन पढ़ लोगे? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, फिर वो 8 10 घंटे पे आ जाता है। ठीक है, तो लगातार इतना पढ़ना आसान नहीं होता। इसलिए कहता हूँ कसरत, योग योगा कुछ करो साथ साथ, तभी मन लगेगा। क्योंकि जिस दिन मैं योग नहीं करता उस दिन मुझे गुस्सा आता है कि इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ मैं, क्या जरूरत है करने की। ठीक है, तो कोशिश करेंगे। अमन ज्योति तत्क्षण, मैं वही कह रहा हूँ, मिस प्रिंट है ये। लक्षण होगा यहाँ पे, तत्क्षण नहीं होगा। मैंने कल आपके बाकी शब्द तो भेज दिए थे सारे, सिर्फ यही रह गया था। और मुझे याद है लक्षण है, तत्क्षण नहीं है। ठीक है, तो आपने शायद किसी पुस्तक से मिस प्रिंट पढ़ लिया है ये। हाँ, लक्षण है, मुझे याद है प्रीवियस ईयर में तत्क्षण कुछ नहीं पूछा गया है।
और उसका था लक्षण। ठीक है जी। हाँ, तो अगले सप्ताह से सोमवार से 6:30 से 7 फिर कक्षा शुरू कर देंगे। उसमें हम सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष लिखेंगे, जितने भी निबंध हमारे बचे हैं, या उसका कोई और हिस्सा भी बचा है वो भी कर देंगे। परंतु मुझे इतना याद है, हमने 4 4 पैराग्राफ तो सभी निबंधों के लिखे हैं। यदि आपको कोई नहीं मिला तो मतलब वो फाइल ग्रुप में पड़ी है। ठीक है, ऐसा नहीं है फाइल ग्रुप से गायब है। तो वो कक्षा लगाइए। हाँ, क्लास सुबह तो होगी जी। सुबह वाली क्लास नहीं छोड़ने वाला मैं जब तक चलेगा। आपकी वजह से मैं उठ जाता हूँ। यदि सुबह वाली क्लास नहीं होगी मैं भी नहीं उठूंगा, मुझे पता है। फिर तो वह 2 बजे सो, आराम से 10 बजे उठो। तो वो सुबह क्लास रहेगी जब तक कक्षाएं चलेंगी। आप लोगों की वजह से मैं उठता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का धन्यवादी हूँ जी मैं, बहुत बहुत, कि आप मुझे हिम्मत देते हो सब लोग। और हाँ, आप सबका मेरे ऊपर अधिकार है। मैं फिर से कहता हूँ, शर्माना नहीं है कुछ पूछने से। कोई प्रश्न है 10 बार पूछिए, कक्षा में पूछिए, कोई बुरा नहीं लगता। जैसे भी एक छात्र है हमारे, इनके कल 2 3 प्रश्न थे, हमने लिए, पर एक शब्द मेरी समझ में नहीं आया तत्क्षण। फिर जब मैंने देखा इनसे बात करनी थी, मैंने मैसेज भेजना था आज नहीं तो कल, जब दिमाग में आता तो वो लक्षण था। ठीक है, तो यदि भी प्रश्न मुझसे रह भी जाए, फोन कीजिए। ज्यादा नहीं हो तो कक्षा में पूछ लीजिए। ठीक है, पैसे दिए हैं आपने मुझे, आपका मेरे ऊपर पूरा अधिकार है। ठीक है, तो डरना नहीं है आपने। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा आधुनिक काव्य समाप्त हो जाएगा और कल से मध्यकालीन काव्य आरंभ हो जाएगा। कल से आप सबको ऐसे लगेगा कि आधुनिक काव्य बड़ा आसान है, मध्यकालीन मुश्किल है। तो ये हर बार होता है हमारे साथ, कोई नया काम नहीं है। और जब बैच पूरा हो जाएगा फिर आपको सब आसान लगने लग जाएगा। यार, मुश्किल तो कुछ था ही नहीं। ठीक, तो आइए जी आरंभ करते हैं आज की कक्षा का। हिंदी कक्षा ये रही जी। कल आपको फाइल मिल गई थी जी, वो बताइए। मुझे किसी का संदेश नहीं आया बाद में कि सर फाइल डाउनलोड करके भेज दो। तो मैंने ये मान लिया अपने मन से। ठीक है, फिर तो बहुत बढ़िया जी। ठीक है, ये रही आपकी फाइल। 2 कविताएं करनी है आज हमें। करो दोस्त। देखो, दोनों कुंवर नारायण जी की हैं। एक तो है कविता के बहाने, बहुत अच्छी कविता है, तो लगता है पूछी जाएगी आज नहीं तो कल। यदि कोई कवि आपका पेपर सेट करेगा, वो शिक्षक भी होगा कवि भी होगा, क्योंकि कवि के लिए काव्य बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी कवि हो। और दूसरा है बात सीधी थी पर, ये एक बहुत अच्छा संदेश है कि आप निबंध लिखो, कविता लिखो, सरल भाषा में लिखो। मुश्किल शब्दों का प्रयोग करके कोई फायदा नहीं होता। ये कविता आपको बताएगी आज, जो मैं आपको बार बार बात कहता हूँ। ठीक है, तो आइए जी आरंभ करते हैं। सबसे पहले कविता के बहाने। टाइटल दे दीजिए जी, टेबल भर लीजिए जल्द से जल्द। कवि का नाम है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण। ठीक है जी। सार लिखिए जी। लिखिए कविता की। कविता की उड़ान चिड़िया की तुलना में असीमित है। पहली लाइन लिखिए, कविता की उड़ान चिड़िया की तुलना में असीमित है। जैसे चिड़िया लिमिटेड उड़ सकती है, कविता तो कल्पना के साथ उड़ती है ना, आपकी कल्पना। वो असीमित है। कविता को आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में ले जाओ, किसी भी घर में ले जाओ, कविताएं लिखनी है। और उसके बाद लिखिए जी ये वाली पंक्ति, कि कविता के बहाने ये एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। क्योंकि पहली पंक्ति जो मैंने बोली वो लिख के इसका अर्थ समझ आएगा। सीधी यही पंक्ति लिखते तो आपको समझ नहीं आता।
सर आप पहले वाली लाइन रिपीट कर देंगे? मैं लिखिए, कवि चिड़िया की तुलना में कविता की उड़ान असीमित है। असीमित होता है अनलिमिटेड। ठीक है जी। चिड़िया के मुकाबले या चिड़िया की तुलना में कविता की उड़ान असीमित है। लिख लिया सबने? टेबल भर लिया? बताइए। करी कविता पढ़ना शुरू करते हैं। आज आपको पहला स्टेंजा करवाया जाएगा, पहला काव्य खंड, क्योंकि सुबह में आज मैंने अंतिम करवाया। तो कविता के बहाने क्या है पढ़ते हैं। कह रहा कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कहने का तात्पर्य ये है कि हम चिड़िया के माध्यम से कविता की उड़ान को समझ सकते हैं, परंतु कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। पर कविता की जो उड़ान है वो चिड़िया कभी नहीं समझ सकती। जैसे मनुष्य पेन के माध्यम से लिख सकता है, परंतु पेन कभी नहीं समझ सकता क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। कुछ ऐसी बात कर रहा है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, मतलब कविता की जो उड़ान है उसको आप चिड़िया के माध्यम से समझ सकते हो। जैसे चिड़िया उड़ती है वैसे ही कविता कल्पना के पंख लगा के उड़ती है। पर कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। पर चिड़िया कभी ये नहीं समझ सकती कविता की उड़ान किस सीमा तक जा सकती है। बाहर भीतर, इस घर उस घर। कविता आप बाहर संसार के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हो, भीतर अपने अंदर भी उसको समा सकते हो उसके शब्दों को। इस घर उस घर मतलब कविता भेदभाव नहीं करती। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी लिंग हो, हर घर पहुंच जाती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता के पंख लगा उड़ने के माने अर्थात कविता के पंख क्या है मैंने आपको पहले भी बताया, कल्पना। उड़ने के माने मतलब कविता कल्पना के पंख लगा के ही उड़ती है, परंतु ये तथ्य कभी चिड़िया को समझ नहीं आ सकता। बताइए समझ आया जो मैंने आपको बताया? इसी की व्याख्या करेंगे, निश्चिंत रहो, बाकी की व्याख्या तो मिल जाएगी आपको। तीन ही काव्य खंड है इसमें। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता खिलती भी है अपने शब्दों के साथ। आप इसको फूलों के माध्यम से समझ सकते हो, जैसे फूल अपनी खुशबू बिखेरता है, कविता भी अपनी सुगंध बिखेरती है अपने शब्दों के माध्यम से। पर कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। परंतु पुष्प स्वयं कभी नहीं समझ पाएगा कि कविता कैसे खिलती है। फिर से बाहर भीतर उस घर उस घर, कविता संसार के किसी भी कोने में आपके भीतर अंतर मन तक पहुंच जाती है। कविता कभी भेदभाव नहीं करती, कोई धर्म हो, जाति हो, लिंग हो। बिना मुरझाए महकने के माने, फूल कुछ ही समय में मुरझा जाता है, तो फूल का जीवन काल सीमित है, परंतु कविता का जीवन काल असीमित है। जब तक वो शब्द किसी पृष्ठ पर अंकित रहेंगे तब तक वो कविता जीवित रहेगी। परंतु ये तथ्य कभी फूल नहीं समझ पाएंगे। समझ गए जी? बहुत आसान कविता है, कोई मुश्किल कविता नहीं है। परीक्षा में आई सब करेंगे इसका उत्तर। इसमें अच्छे अंक दिलाएगा कवि का नाम और कविता का नाम। अब है कविता एक खेल है बच्चे के बहाने। कह रहा जैसे बच्चा जब खेलता है ना तो वो सामने वाले का कोई जेंडर फिर से वही लिंग जाति नहीं देखता। बस बच्चा खेलता है, अपनी कल्पनाओं के साथ भी खेलता है। बच्चा कल्पना मतलब जब बच्चा खेलता है वो बड़ी कल्पनाएं करता है कि ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, ये भी काम किया जा सकता है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, सब घर एक कर देने के माने। बच्चा भी जब किसी घर में जाता है खेलने के लिए या किसी को मित्र बनाता है तो वो उसकी भेदभाव नहीं करता। बच्चा ही जाने, इसीलिए केवल बच्चा ही अपनी कल्पना के आधार पर कविता की उड़ान को समझ सकता है। समझ गए जी? तो बच्चा यहाँ पे एक तरीके से मनुष्य को कहा गया है जो भेदभाव से रहित है, मासूम है, तथा ऐसा व्यक्ति ही कविता की उड़ान को समझ सकता है। अन्यथा आपके चारों तरफ ये भेदभाव की सीमाएं बना दी गई है समाज के द्वारा, जिस वजह से आपकी कल्पना कभी असीमित नहीं हो पाती है। बताइए सबको समझ आया जी उत्तर? तो प्रश्न है, पूछ लीजिए। सर एक बार लास्ट पैरा समझाना। सर पहले पढ़ लीजिए। पढ़ ली?
जी सर। कह रहा कविता एक खेल है बच्चे के बहाने, जिस प्रकार सर बच्चा खेलने से पहले किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ना उसका धर्म देखता है ना जाति। बच्चा खेलना उसका मन है तो खेलेगा, राइट। जी सर। बच्चा खेलते खेलते कल्पनाएं भी बहुत करता है। हाँ जी, हाँ जी। बाहर भीतर यह घर वह घर। बच्चा जब खेलने पे आता है ना, तो घर के अंदर है भीतर है, किसी का भी घर है, किसी भी धर्म विशेष का घर है, सब घर एक कर देने के माने बच्चा सब घर एक कर देता है खेलते खेलते। कभी इस घर में घुस जाएगा, उस घर में घुस जाएगा, कौन दुश्मन कौन दोस्त कुछ नहीं पता, बच्चा ही जाने। इस प्रकार एक बच्चा बिना भेदभाव के अपनी कल्पनाओं से किसी खेल का आनंद लेता है, ऐसा बच्चा ही कविता की उड़ान को समझ सकता है जी। ये कविता के पंख क्या है? कल्पनाएं। और चिड़िया, पुष्प, बच्चा, इन तीनों में से केवल एक के पास ही कल्पना करने का गुण है, और वही कविता की उड़ान समझ सकता है। बताइए, समझ गए जी? जी सर, जी, थैंक यू। ठीक है जी, सब संतुष्ट है? और किसी का प्रश्न है पूछ लो। करें शुरू फिर। तो अंत वाली चार पंक्तियों की मैं आपको व्याख्या भी पढ़ा दूंगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। 2 मिनट लगेंगे पढ़ने में, 5 लग जाए ज्यादा से ज्यादा, कोई समस्या नहीं है, आपको अच्छे से समझ आएगी कविता। सिर्फ और सिर्फ इन चार पंक्तियों की व्याख्या आज हम इस कक्षा में करेंगे। आइए जी फिर। हाँ, जैसे ये पंक्ति थी ना, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। तो एक बार प्रसंग पढ़िए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जी, आपको दिखाता हूँ क्या उत्तर है इसका। तो ये प्रसंग आधुनिक पद्यांश, आधुनिक काव्य काल के जाने माने कवि कुंवर नारायण सिंह जी की प्रसिद्ध कविता कविता के बहाने से लिया गया है। इस काव्यांश में कवि जी ने अपनी तुलना फूलों एवं बच्चों से कर कविता से जुड़े बहुत सुंदर तथ्य पेश किए हैं। तो इसमें तो केवल फूल और बच्चे ही हैं, चिड़िया की बात नहीं हुई, चिड़िया वाला भी लिखेंगे हम। उसके बाद व्याख्या पढ़ना आरंभ कर दीजिए जी। ये आपको मिल जाएगी ग्रुप में, बाद में निश्चिंत रहिएगा, पर एक बार पढ़ लीजिए। बाकी रस अलंकार की तो कोई चिंता नहीं है। संतुष्ट है सभी व्याख्या से? पढ़ ली या अभी कोई पढ़ रहा है तो भी बता दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो व्याख्या सरल, सीधी, कोई उसमें जटिल शब्दों का ज्यादा प्रयोग मत कीजिए, आराम से लिखिए, पढ़ने वाले को लगे आप उससे बात कर रहे हैं। ठीक है, तभी व्याख्या पढ़ने में मजा आएगा। तो आइए दूसरी व्याख्या करते हैं जो भी हमें करनी चाहिए। क्या कहता है? कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इसकर उसकर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। आओ फिर चिड़िया की बात करते हैं। प्रसंग लिखिए। प्रसंग लिखिए, ये काव्य खंड, ये पद्यांश माफ कीजिए,
आधुनिक हिंदी काव्य धारा के जाने माने कवि कुंवर नारायण जी की लोकप्रिय रचना कविता के बहाने से लिया गया है। इस काव्य खंड में कवि जी अपनी कविता की तुलना चिड़िया से कर रहे हैं। तथा ये तथ्य उल्लेखित कर रहे हैं कि कविता की उड़ान असीमित है। अब इसी बात की हम व्याख्या करेंगे। ठीक है जी, लिख लिया सबने? बताइए, फिर व्याख्या करते एक बार लिख लीजिए। तो आइए व्याख्या करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, पर कविता की उड़ान बिना चिड़िया के जाने। ठीक है, व्याख्या लिख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि जी कहते हैं कि चिड़िया की तरह कविता भी कल्पना रूपी पंखों के माध्यम से उड़ती है। ठीक है, ये मैंने फिर से एक तरीके से सारांश लिखने की कोशिश की है कि कविता भी कल्पना रूपी पंखों के माध्यम से उड़ती है, जिस तरह चिड़िया उड़ती है। अब लिखो, सर्वप्रथम सर्वप्रथम कुंवर नारायण जी कहते हैं कि चिड़िया एवं कविता की उड़ान एक जैसी ही है।
एक जैसी ही है। इन दोनों की उड़ान में केवल एक अंतर है। कौन सा है? चिड़िया की उड़ान सीमित है, वही परंतु कविता की उड़ान असीमित है। चलिए, पहले लिख दीजिए यहाँ पे। इन दोनों की उड़ान में केवल एक अंतर है। उड़ते दोनों हैं, चिड़िया लिमिटेड उड़ सकती है। ठीक है, चिड़िया की उड़ान जहाँ पे सीमित है, वहीं कविता की उड़ान असीमित है। ठीक है जी, यदि मेरा लिखा कोई शब्द समझ ना आए मुझे बता दिया कीजिए, उसके बाद लिखिए जी। इसका मुख्य कारण है कि मानवीय कल्पनाएं असीमित है, तथा कवि अपनी भावनाओं के माध्यम से अपने काव्य का निर्माण करते हैं। आगे लिखिए जी। कविता की भान गलत। यद्यपि चिड़िया भी उड़ने की कला जानती है, परंतु एक चिड़िया कभी भी कविता की उड़ान नहीं समझ सकती है। यद्यपि होता है ऑल्दो, चिड़िया भी उड़ने की कला जानती है, परंतु एक चिड़िया कभी भी कविता की उड़ान नहीं समझ सकती है। समझ नहीं आया कविता की उड़ान कैसी है, उसका आगे मैं प्रमाण भी दूंगा। बाहर भीतर इस घर उस घर। हाँ, लिखिए। चिड़िया एक घर से दूसरे घर, एक पेड़ से दूसरे पेड़, या
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही उड़ती है, परंतु कविता इन सभी सीमाओं के बंधन से मुक्त है। परंतु आगे लिखिए। यह कवि की सोच पर ही आधारित होता है कि उसकी रचना कहाँ तक उड़ान भर सकती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। हाँ, लिखिए। एक चिड़िया कल्पना रूपी पंख का तथ्य कभी समझ ही नहीं पाएगी या कभी समझ ही नहीं सकती। इसलिए अंतिम पंक्ति में इसलिए अंतिम पंक्तियों में कभी पुनः उल्लेखित करते हैं, तब कभी दोबारा बताता है। इसलिए अंतिम पंक्तियों में कभी पुनः उल्लेखित करते हैं कि कविता की कला चिड़िया की समझ से परे है। यहाँ यहाँ एक चीज मैं एक्स्ट्रा लिखना चाहता हूँ। यहाँ चिड़िया के माध्यम से कविता की उड़ान, कुछ ऐसा कि चिड़िया माध्यम है। यहाँ पे तुलना बेशक की गई है, परंतु चिड़िया समझ नहीं सकती है। तो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि बार बार चिड़िया को समझाने के लिए क्यों कह रहा है। वो शिक्षक के दिमाग में भी आएगा जब आप व्याख्या लिखोगे, तो वो अंत में स्पष्टीकरण देना भी आवश्यक है। यहाँ पे लिखिए। यह चिड़िया के माध्यम से कवि जी ने कविता के भेदभाव रहित होने की ओर संकेत किया है। ठीक है, तो ये बात कहीं नहीं लिखी थी, उसके मन में भी प्रश्न उठेगा। तो ये बात उसको
संतुष्ट कर देगी कि हाँ, आप बार बार चिड़िया की बात क्यों कर रहे थे, क्योंकि चिड़िया को माध्यम बना के प्रयोग किया गया है। और कविता के भेदभाव रहित होने की बात की गई है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, वो सब भेदों से परे है। बताइए, समझ गए सभी? अब इसकी विशेषताएं लिखिए मेरे साथ। किसी का प्रश्न है? मैंने कोई शब्द गलत लिखा है, बता दो दोस्तों। सर वो चिड़िया वाली लाइन दोबारा मतलब समझा दो, क्या समझाया अभी आपने? कौन सी अंतिम जी? हाँ जी। तो हम सर बार बार कह रहे हैं ना, चिड़िया समझ नहीं पाएगी, चिड़िया की समझ से परे है, राइट? तो शिक्षक जब पढ़ेगा उसके मन में यदि शब्द सवाल उठा कि ये तो स्वाभाविक है कि चिड़िया नहीं समझ पाएगी, तो अंत में आपने ये क्लैरिफाई कर दिया कि यहाँ चिड़िया के माध्यम से कवि जी ने कविता के भेदभाव रहित होने की ओर संकेत किया है। ठीक है, जैसे पंछी के मन में भेदभाव नहीं है तो वो भेदभाव समझ भी नहीं पाएगा कभी। ठीक है, ठीक है। बताइए। ठीक है सर। ये लिखना ना लिखना आपके ऊपर है, परंतु यद्यपि होता है ऑल्दो, ऑल्दो ही होता है ना यद्यपि। बताइए बाकी छात्र। हाउएवर। हाउ एवर, हाउ एवर होता है हालांकि। ठीक है जी। चलो फिर दोस्तों, विशेषताएं बताओ। कविता की उड़ान, कविता के पंख, अद्भुत रस। बहुत बढ़िया जी, शाबाश। ये तो सबका एक ही उत्तर होना चाहिए, इसमें अद्भुत रस है जी। जो समझ से थोड़ा बाहर हो जाए, आपको हैरान रूपक कर दे। अलंकार। क्या जी? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, सबका यही उत्तर आएगा, बताओ। ठीक है, तो आइए जी। और कौन सा काव्य, कौन सी काव्य शैली है यहाँ पे? तो छंदतावादी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, खुश कर दिया आपने। मतलब अब सब हम एक जैसा सोचने लगे हैं धीरे धीरे। ठीक है, बहुत अच्छी बात सर है, सर यही सर इसमें लक्ष्य है। उपमा उपमा अलंकार भी तो है। बहुत बढ़िया एकदम है छोटे मैम, बच्चे शाबाश। के उपमा अलंकार लिखिएगा, बताओ मत ये चीजें। ठीक है, ये अब अपने पास संभाल के रखो अगर पता है। ठीक है, उपमा ज्यादा अच्छा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि तुलना ही तो की गई है, और उपमा में तुलना ही तो कीवर्ड था। तो रूपक अलंकार भी है, प्रेफरेंस वाइज में रूपक पे जाऊंगा। यदि मेरी परीक्षा होती तो मैं चुपचाप किसी को बिना बताए उपमा लिख के आता। ठीक है, क्योंकि वो लिखने का तरीका ऐसा होता है कि इन पंक्तियों में कविता की तुलना चिड़िया से कर नहीं, उपमा अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। समझ गए सभी? मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, मेरा तो कर्तव्य है आपको सारी बातें बताना। ठीक, तो लिखिए सबसे पहले रस। इन पंक्तियों द्वारा अद्भुत रस की अनुभूति की जा सकती है। अद्भुत रस कहाँ पे है? जो चीज आपको हैरान कर दे, और कविता का उड़ना हैरान करने वाली बात है, तो अद्भुत रस। उपमा अलंकार ही लिख रहा हूं मैं भी। इस काव्य खंड में कविता की तुलना चिड़िया से कर। आप बिंदु इतना मोटा मत बनाइएगा, बिंदु बस एक डॉट होता है आपके आंसर शीट पे, ये तो मैं इसलिए बनाता हूँ आपको स्पष्ट दिखे। ठीक है, इस काव्य खंड में कविता की तुलना चिड़िया से कर उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है।
इस रचना में स्वच्छंदतावादी काव्य शैली का स्पष्ट प्रयोग देखा जा सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ आज आप सारे कंफर्टेबल हैं इसमें, आरामदायक महसूस कर रहे हैं आधुनिक काव्य में। कितना ही समय लगता है अभी, 10 लेक्चर ज्यादा से ज्यादा। आप समझ जाते हो, आप फिर उसके वो हो जाते हो, सम क्या समभाव से महसूस करते हो आप इसको कि हाँ किया जा सकता है, इतना भी मुश्किल नहीं है जितना पहले दिन लग रहा था। बताइए, आगे बढ़े अगली कविता की तरफ। कोई शब्द मैंने गलत लिखा हो आप बता सकते हो, मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई छात्र मेरी गलती निकालता है कि हाँ जाग रहे हैं आप, सो नहीं रहे हैं। ठीक है जी। सर आपने एक जगह नहीं वर्ड नहीं लिखा। हाँ जी सर, पुनः के ऊपर वाली जो लाइन है उसमें। हाँ जी, हाँ जी, समझ ही नहीं सकती। क्या बात है सर, हाँ जी सर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। मैं सर इसको हरा सीमित रंग। में बड़े बड़े एक ही मात्रा आती है। इसमें मैम सीमित में। मैंने बड़ी छोटी लगाई है क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। एक मैंने बड़ी छोटी है लगाई एक है। छोटी है जी। सिया के साथ बड़ी है, माँ के साथ छोटी है जी। ठीक है। सर और एक जगह पे ना एक स्थान से दूसरे स्थान वाली वर्ड्स थी, वहां पे भी मिस हो गया था। यही है ना मैम, देखना। हाँ क्या जी, हाँ बात जी। है, ये कह रहे हैं। हाँ जी, एक स्थान से दूसरे स्थान बोला था आपने, बट सिर्फ एक स्थान ही लिखा था। ठीक है, यहाँ ये भी चल जाएगा मैम, एक स्थान तक ओके की सर। उड़ती है, कोई चिंता नहीं, एक से दूसरे स्थान। बहुत बढ़िया शाबाश, सब जाग रहे हैं मतलब, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, बताइए। ठीक है, अगली कविता पढ़ते हैं। सर। बोलो जनाब। सर आपने ऊपर तीसरी पंक्ति में चिड़िया के एवं कविता की, चिड़िया की नहीं आएगा? कहाँ पे सर? सर चिड़िया, फोर्थ लाइन में, चिड़िया के एवं सोलन कविता की। कहते हैं कि चिड़िया के एवं कविता की, हाँ बहुत बढ़िया जी, शाबाश। इतनी गलतियां थी यार, पहले क्यों नहीं बताया? ये समस्या होती है जब आप बोलते बोलते लिखते हो, पर कोई चिंता नहीं है। आप भी मुझे लगता है मेरे बोलते लिखते हो ना सारे, ये देख के लिखते हो। जो देख के लिखते हो उनसे ये गलतियां नहीं होंगी, जो बोलते बोलते लिखते हो उनसे ये गलती नहीं हो सकती। ठीक है, हो गया जी सबका उत्तर। शाबाश, क्या बात है जी, बहुत आशीर्वाद आप सबको। अब आगे करते हैं जी, शांति। अब थोड़ा शांति सुनिए। ये बहुत महत्वपूर्ण कविता है, यही सिखाती है मुझे कि बात सिंपल होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। ज्यादा घुमा घुमा के बातें लिखूंगे ना, मजा नहीं आता पढ़ने वाले को। और कवि ने इसमें ये सिद्ध किया है, प्रूफ किया है। कैसे? बात सीधी थी मगर टेबल में भर लीजिए, कवि का नाम कुंवर नारायण ही है। और सार भी लिखवाता हूँ आपको। पर भर लीजिए, और आशा करता हूँ आप भी पानी पीते हैं मेरी गिलास में 1 लीटर। मैं हफ्ते में 2-3 बार तो आपको याद करवाता ही हूँ। एक मेरी क्लास में बैठे बैठे तो 1 लीटर पानी पी लिया करो कम से कम। लिख लिया जी? हाँ, सार लिखिए इसका। कवि जी अनुसार, कवि जी अनुसार, कवि जी अनुसार किसी भी बात की सुंदरता
उसकी सरलता में होती है। कवि के अनुसार किसी भी बात की सुंदरता उसकी सरलता में होती है, न कि कठिन शब्दों में। लिख लिए जी साहब? आओ जी फिर पढ़ते हैं। बात सीधी थी मगर, पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कभी कह रहा है बात तो मैं सीधी कहना चाहता था, पर एक बार क्या हुआ, मैंने उसको सुंदर बनाने की कोशिश की, कठिन शब्दों का प्रयोग करके भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। वो बात का जो अर्थ था वो ही बदल गया। ठीक है। अब जैसे मैं आपको कहूँ मैं खाना खाना चाहता हूँ, एक तो इंसान ये कह रहा है, या मैं भोजन करना चाहता हूँ। ये तो होगी सीधी बात कि आपको खाना चाहिए। दूसरा बोले, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। कृपया खाना दे दीजिए। बातें एक ही की जा रही हैं दोनों में, परंतु दूसरी बात में आपको ये बताने की क्या आवश्यकता है आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? सीधा बताओ मुझे भूख लगी है, मैं भोजन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कभी भी यही कह रहा है कि हुआ क्या कि बात सीधी थी पर मैंने कुछ सीधी बात करनी थी। एक बार भाषा के चक्कर में जरा तो थोड़ी टेढ़ी फंस गई। टेढ़ी फंस गई मतलब जटिल बन गई बात, सरलता ही समाप्त हो गई उस बात की। और आगे उसका आपको प्रमाण देगा, वो प्रूफ देगा कैसे। उससे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, कह रहा हूं उसको फिर सरल बनाने की कोशिश में ना, सरलता पाने के चक्कर में मैंने भाषा को उल्टा पलटा, शब्द बदल दिए, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया, तोड़ा मरोड़ा, कई शब्द हटा दिए, कई नए लिख दिए, घुमाया फिराया, नई नई पंक्तियां लिख दी उस बात को कहने के लिए कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर हो जाए। कह रहा है मैंने तो ये सोचा था या तो बहुत अच्छी बात तैयार हो जाएगी, बहुत अच्छा काव्य, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी रचना तैयार हो जाएगी, या फिर भाषा से बाहर ही आ जाए कि भाषा की समस्या खत्म हो जाए, कम से कम शब्दों में बात समाप्त हो जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कह रहा है जितना मैंने घुमाया फिराया, तोड़ा मरोड़ा, उल्टा पलटा ना, भाषा तो पेचीदा हुई हुई, जो मेरी बात थी वो भी पेचीदा मतलब जटिल, कॉम्प्लेक्स होती चली गई। समझ गए जी सारे? सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, कह रहा मेरी समस्या क्या थी, मैंने जो ये ऊपर जटिलता चल रही है इसको धैर्य से समझा नहीं। मैं पेज को खोलने की बजाय जो मुश्किल शब्द थे उनको सरल, उनके स्थान पर सरल शब्दों का प्रयोग करने की बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। कह रहा है बात मुश्किल जो समस्या आ रही थी उसको मैंने धैर्य से, पेशेंस से समझा नहीं। पेज खोलने की बजाय, सरल शब्दों का प्रयोग करने की बजाय उसको सुंदर बनाने में और मुश्किल शब्दों का प्रयोग करने लग गया। कई कविताओं कवियों में समस्या है ये कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, पढ़ने वाला डिक्शनरी देखे, जैसे शशि थरूर जी है, इंग्लिश के ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे ना कि मेरे जैसा व्यक्ति तो पागल हो जाए। जिनकी अंग्रेजी अच्छी है वो तो खुश हो जाते हैं कि वाह क्या वकैब है, क्या डिक्शनरी, क्या शब्द प्रयोग कर दिए, क्या शब्दकोश है। परंतु मेरे जैसे आम इंसान की तो पसीने निकल जाते हैं, कहना क्या चाहता है पहले ये तो बताओ सर। ठीक है। क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कह रहा मैं ये हरकतें क्यों कर रहा था, कठिन शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं ये कर्तव्य करूंगा ना, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करूंगा, तो जो तमाशबीन है
उसको पढ़ेंगे, वो मुझे शाबाशी देंगे और वाह-वाह करेंगे। ज़्यादातर लोग मुश्किल शब्दों का प्रयोग यही सोचकर करते हैं कि सुनने वाला कहेगा कि इसके तो बहुत ज्ञान है, इसको तो बड़ी अच्छे-अच्छे शब्द पता है, ठीक है? आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, ज़ोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी तो मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। आपने नट बोल्ट देखा उसमें चूड़ी होती है, ठीक है? जैसे ये पेन है इसका एक पिछला हिस्सा गोली है, इसके अंदर गोल-गोल जो होगा उसको चूड़ी कहते हैं। कह रहा समस्या क्या हुई ना आखिरकार जिसका उसे डर था कि जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बात का जो असली अर्थ था ना, वास्तविक अर्थ था, उद्देश्य था, संदेश था, वो समाप्ति हो गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। मतलब शब्दों में ही ध्यान गया सबका। जो शिक्षा थी, जो संदेश था, उस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। हार कर मैंने कील की तरह उसी जगह फूंक दिया और कह रहा है जब मैं ये सारा करके थक गया ना, मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया। फिर मैंने उसमें कोई बदलाव नहीं किया। तो यही एक संदेश है कि बात सीधी कीजिए। मेरी आवाज सबको आ रही है बताइए? गुणवीर जी आपका इंटरनेट स्लो है शायद, माफ कीजिएगा जी। ठीक है, तो कह रहा है हार कर मैंने किया क्या, छोड़ दिया काम वैसे ही, कोई बात नहीं जटिल रहने दो। पर मजा नहीं आया कभी को इस पूरी प्रक्रिया में। समझ गए होंगे आप। वो खुद कह रहा है कि मैंने चूड़ी मार दी, बात बेकार घूमने लग गई। तो ये है जी कविता। सबको कविता समझ आई? यदि ये परीक्षा में कविता आ गई ना, तो सब कुछ सरल लिख के आना, क्योंकि टीचर खुद कह रहा है पेपर में कि मुझे सीधी बात चाहिए, ज्यादा घुमाने फिराने के चक्कर में मत फंस जाना। ठीक है जी? क्या कह रहे हैं जनाब? कील की तरह ठोक दिया हम लोग, तो इससे कौन सी उसने कहा हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जब तेज चूड़ी मर गई ना सर, मतलब बात का जो अर्थ था वो खत्म हो गया। हाँ जी सर। तो कह रहा है मैंने उसे वैसे ही ठोक दिया, मतलब कविता, जो शब्द, जो रचना, जो भी किया उसे वैसे ही रहने दिया। फिर मैंने उसमें कुछ बदलाव नहीं किए। अंत में उसने हार मान ली। ठीक है, आगे आइए जी। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। देखने में तो वो शब्द अच्छे लग रहे थे, ठीक ठाक लग रहे थे, पर अंदर से उस बात में कोई दम नहीं था। उस कविता के, उस रचना के शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं था। बात ने जो एक शरारती की बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, कह रहा बात मेरे साथ अब ऐसे खेलने लगी जैसे कोई शरारती बच्चा आपसे छुपन छुपाई नहीं खेलता। तो कवि, उस काव्य के अर्थ भी, शब्दों के अर्थ भी, उस रचना के शब्दों के अर्थ भी मुझे ऐसे लग रहा था मेरे साथ खेल रहे हैं। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, जब थक गया, हार गया, कील ठोक दी बात की, ना कसाव रहा ना ताकत, तो फिर कवि थक गया, उसने वैसे ही रहने दिया। तो जब कवि ने पसीना पोंछा तो बात ने उससे क्या पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? क्या तुमने भाषा का जो उद्देश्य है, वास्तविक उद्देश्य है, वो कभी जाना नहीं? भाषा का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है कि आपकी बात आप सरल से सरल ढंग से हर किसी तक पहुंचा पाओ। और ये मैंने आपको पहली कक्षा में कहा था कि मूर्ख व्यक्ति वही है जो अपने ज्ञान को सरल शब्दों में दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, यही बात कही गई है यहाँ पे। सबको समझ आया जी बताइए? यहीं तक है कविता, समाप्त हो जाती है इसके बाद। ठीक है, इसकी हम पहली पंक्तियां ही करेंगे क्योंकि मुझे इसी के आने की संभावना ज्यादा लगती है। बात सीधी थी पर, आइए जी उत्तर लिखते हैं। इसमें मैं केवल पहला ही करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पहला ही आने की संभावना लगती है। तो सुबह भी वही करवाया था, अब भी वही करवाया जा रहा है। आशा करता हूँ इसमें आपको कुछ बुरा नहीं लगेगा। तो आइए व्याख्या ही करते हैं सीधी। सर अभी जो करवाया हम्म, उसका आपने कौन सा पैरा कराया था सुबह? यही करवाया था मैम। यही करवाया था, आप कह रहे थे ना कि पहला करवाया था शायद। वो मैम इसके ऊपर वाले का था।
हाँ जी, वही मैं कह रही हूँ, ऊपर इसका वाला। सेकंड करवाया था सुबह, हाँ अभी जी, पहला करवाया। वो मिल जाएगा आपको, वो देखते ही समझ आएगा। वो पढ़वाया भी मैंने शायद, अब देरी से आए हो, अच्छा नहीं। ठीक वो है आपने पढ़ा भी होगा, है ना? ठीक है सर। तो कई बार मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है पहला या अंतिम पैराग्राफ आ सकता है, तो मैं सुबह शाम वो दोनों अलग अलग पढ़ा देता हूँ। ठीक और है जहाँ पे मुझे लगता है कि पहला ही आ सकता है, फिर मैं दोनों में सेम करवाता हूँ। ठीक है जी। ठीक है सर। आइए जी, प्रसंग लिखते हैं। व्याख्या। देखिए, ये पद्यांश आधुनिक हिंदी काव्य धारा के जाने माने कवि कुंवर नारायण जी की लोकप्रिय रचना बात सीधी थी पर बात सीधी थी पर से लिया गया है। इस काव्य खंड में कवि जी किसी भी काव्य या रचना, इस काव्यांश काव्य खंड में कवि जी किसी भी काव्य या रचना की सरलता के महत्व का उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है। तो इस काव्य खंड में कवि जी किसी भी काव्य या रचना की सरलता के महत्व का उल्लेख कर रहे हैं। आगे लिखिए, सर्वप्रथम कवि जी, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंसी। अपना एक अनुभव साझा करते हैं। अनुभव क्या होता है बताइए? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, क्या बात। अनुभव साझा करते हैं कि एक बार उन्होंने साधारण सी बात लिखने में जटिल शब्दों का प्रयोग किया था, परंतु परंतु
जटिल शब्दों के कारण उस बात का अर्थ ही परिवर्तित हो गया था। यही कह रहे हैं कवि। बताइए। बात सीधी थी मगर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। तो कवि अपने एक्सपीरियंस बता रहा है, अनुभव साझा कर रहा है कि एक बार उन्हें साधारण सी बात लिखने में जटिल शब्दों का प्रयोग किया था, परंतु जटिल शब्दों के कारण उस बात का अर्थ ही परिवर्तित हो गया था। इस रचना के अंत में कवि जी को ऐसा प्रतीत हो रहा था। सुबह भी मैंने यही व्याख्या लिखते हुए पढ़ाता हूँ, आपको लगा कि और ही लिख के गया था वो। इस रचना के अंत में कवि जी को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनका संदेश भाषा के चक्कर में कवि के शब्द ही लिखने हैं कविता वाले। उनका संदेश भाषा के चक्कर में उलझ कर रह गया है। बताइए, समझे सभी मित्र मेरे? ठीक है, अब अगली पंक्तियों पे चलते हैं। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात तो बने। इसके पश्चात पश्चात में त के पाँव में हलन। इसके पश्चात कवि जी ने अपनी रचना का वास्तविक संदेश स्पष्ट करने हेतु उस रचना में कई बदलाव किए। पहले तो क्या किया था? भाषा को उल्टा पलटा, ठीक है। पहले तो उन्होंने पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया। कौन? तोड़ा मरोड़ा। फिर उन्होंने, अब आप कह रहे हो सर ये ब्रह्म ज्ञान आपको कहाँ से पता चला कि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया? कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही बात है, आप पर्यायवाची स्थान के लिए जैसे कवि ने अपनी पंक्तियों को पुनः लिखा, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, कवि ने अपनी बात को घुमाकर लिखना चाहा, कुछ भी लिख सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप बदल सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आया मेरे सर पे हाथ रखा, नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी बात को सुंदर ढंग से लिखने की। आप भी यही कोशिश कीजिए। तो पर्यायवाची शब्द नहीं लिखते तो सुबह वाला दिखाता हूँ उत्तर, आपको लगेगा यार ये तो कोई और लिख रहा था। ठीक है, तो बस लिखिए ऐसे कि समझ आने वाले को मजा आए पढ़ के कि हाँ पहले पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया। इसके बाद बताओ व्यक्ति क्या कर सकता है। मैंने आपको बताया था जब ये पढ़ रहा था कविता, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया पहले, फिर कवि क्या कर सकता है बता दो, क्या चिंता है, कुछ भी बता दो। कोई और वे आउट बताओ मुझे कविता को रिफ्रेश करने का। शब्दों को उलट पुलट किया सर। वो हो गया फिर पर्यायवाची। उसके बाद फिर उन्होंने
नहीं, रचना की पंक्तियों, शब्दों के बाद पंक्तियां आता है, या वाक्य भी कह सकते हैं, पर कविता है तो पंक्तियों लिखना पड़ेगा। हाँ, पंक्तियों में कई बदलाव किए। घुमाया फिराया। ये अंतिम है या इसके बाद भी? हाँ, अंत में उन्होंने पुनः वही रचना लिख भी डाली। पुनः होता है फिर से। इस प्रक्रिया का उद्देश्य, प्रक्रिया होता है प्रोसीजर, जो उसने ऊपर भी लिखा है कि या तो बात बने या भाषा से बाहर आ जाए। ठीक है, इस प्रक्रिया का उद्देश्य रचना को सरल बनाना एवं सुंदर बनाना था, परंतु यह उद्देश्य सफल नहीं हुआ, तथा न ही वह रचना तथा न ही वह रचना भाषा की सीमा से बाहर आ पाई। उसी ने बताया था, या तो भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। देखो, पता है, कवि जी ये समझ चुके थे कि उनके सभी प्रयास विफल हो चुके हैं। उनके सभी प्रयास विफल हो चुके हैं, तथा उनकी रचना का उद्देश्य भी अर्थहीन हो चुका है। ये काव्य खंड किसी भी काव्य में सरलता एवं भाषा, ये काव्यखंड किसी भी काव्य में सरलता एवं भाषा की महत्वता समझाने हेतु
लिखा गया है। तो आज आपने एक बात देखी होगी कि सारा खत्म करके मैं फिर से बताता हूँ क्यों, वाई, क्या जरूरत थी क्या करने की, पिछले में भी किया मैंने। ठीक है, अब मुझे बताइए इसके विशेषताएं। रस, रस तो वही है। बताओ जनाब, रस कौन सा है? अद्भुत। बहुत बढ़िया, अद्भुत रस है यहाँ पे। सही बात है, क्योंकि कविता के साथ ऐसे खेल रहा है वो जैसे पता नहीं क्या, आज कविता कोई कविता ना हो, कोई क्रिकेट का खेल है, फुटबॉल का खेल है। कभी उसको तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, घुमा फिरा रहा है, बाहर आ जाए, उलट पलट दो, कुछ भी कर दो। ये अद्भुत रस है। अलंकार सबसे आसान अलंकार है यहाँ पे। अनुप्रास। सात सात। अनुप्रास, अनुप्रास, साथ साथ, बहुत बढ़िया। और फिर से पुरानी बात बता रहा है कोई, एक बार भाषा के चक्कर में तो रचना की शैली भी पता चल गई होगी। छायावादी। बहुत बढ़िया। इस ये काव्य अद्भुत रस से ओतप्रोत है। ओतप्रोत का अर्थ पता है ना आपको? कलर्ड। अंतिम पंक्तियों में सात सात पदों द्वारा कौन सा रस आएगा जी? अनुप्रास, माफ कीजिए, अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस काव्यांश में छायावादी काव्य शैली का प्रत्यक्ष उल्लेख देखा जा सकता है। बताइए जी, संतुष्ट हैं सभी? विशेषताएं मुझे अलग से लिखनी चाहिए थी, मुझे अभी याद आया। ठीक है, मेंस में तो आपके सामने सारी शीट होगी, न की चिंता मत कीजिएगा। परंतु हाँ, इसमें मुझे विशेषता अलग लिखनी चाहिए थी। सबको पता है ना कि यदि सिर्फ व्याख्या लिखो फिर उसके अंदर विशेषताएं मत डालो, शायद वो ना पढ़े। अलग से विशेषताएं हेडिंग देनी चाहिए थी मुझे। पर एक पेज से ज्यादा तो भर गया सबका, बताओ। मेंस वाली शीट पे जो छात्र लिख रहे हैं उनसे कह रहा हूँ, नोटबुक वालों से नहीं कह रहा, उनका नहीं भरेगा इससे एक पेज। ठीक है, तो अब चलते हैं आपके होमवर्क की तरफ। जो प्रश्न है, शब्द गलत है, पूछ लो, माफ कीजिए। सर ओत प्रोत का मीनिंग बता दो सर। नहलाया सर, डुबाया गया है। जैसे रसगुल्ले को चाशनी से ओत प्रोत किया जाता है। ठीक है, भर देना उसको। समझ गए जी? हाँ जी। और कुछ प्रश्न या कोई गलती शब्दों में? सर भाषा से बाहर आना मतलब कि सरल हो जाना। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो भाषा में उलझ गई बेचारी, मुश्किल शब्दों में ही रह गई बेचारी, बाहर ही नहीं आ पाई। ओके ठीक है हाँ। यहाँ पे भाषा का अर्थ है जटिल शब्द। और बताइए जी।
सर आपने एक जगह लिखा है उन्होंने पुनः वही रचना लिख भी डाली, भी है या ही है वहां पे? भी ही नहीं आएगा, ही तो गलत है, क्योंकि मैंने ही लिखा है तो गलत है। भी आएगा सर, ही नहीं आएगा। भी कैसे आएगा सर यहाँ पे? तो ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बी ही आएगा यहाँ पे, इसका तो उत्तर मेरे पास नहीं है। माफ कीजिएगा। आप कहते हैं मैंने पढ़ भी दिया, पढ़ ही दिया नहीं, पढ़ ही मतलब सिर्फ पढ़ा आपने। ही का होता है सिर्फ, भी मतलब ऑल्सो, समझ गए सर? जी जी ही ठीक ऑल्सो है। डिड दैट। ही डाली मतलब सिर्फ यही किया उसने, उसने सिर्फ लिखा ही। ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी, और पूछिए जी। सर आपने इस लाइन में लिखा है सबसे टॉप पे, इस रचना के अंत में। सर वो हम्म। है तो एक पैराग्राफ ही, तो हम इसको रचना ही लिखेंगे। हाँ हाँ, रचना कविता, देखो, पैराग्राफ को रचना भी कह सकते हैं, पर यहाँ पे पंक्तियां भी कह सकते हैं, काव्य भी कह सकते हैं। रचना का अर्थ होता है राइटिंग, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ओके सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रचना एक विस्तृत शब्द है, उसकी डोमेन में काफी कुछ आ जाएगा। पर पंक्तियां सिर्फ और सिर्फ आपकी कविता में होंगी, वाक्य होंगे गद्यांश में, पैराग्राफ में। ठीक है जी, तो मैंने वाक्य का प्रयोग यहाँ पे कहीं नहीं किया, आप देख लो। ओके सर। और बताइए जी, किसी का प्रश्न? जब तक होमवर्क भी देख लो, जब तक प्रश्न पूछने पूछी जाओ यार, 100 प्रश्न पूछो, कोई चिंता नहीं है। सर अतः क्या मतलब फाइनली होता है? हाँ, अतः। सर एक अंतता भी वर्ड होता है ना? अंततः लिख लो सर, वो भी ठीक है। अंत त, विसर्ग का चिन्ह, 2 डॉट। आपका प्रश्न, कवि का नाम बीच में लिखा है, और ये मॉडर्न कवि होने चाहिए थे। इनको पता नहीं क्यों मध्यकालीन कवि कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको सब समझ आएगा। यदि कुछ नहीं समझ आया पूछ लो, होमवर्क करना शुरू कर दो। सिर्फ व्याख्या लिखनी है, प्रसंग नहीं लिखना। 12 मिनट है आपके पास, 8:35 तक समेट दो इसको। 15 मिनट ले लो, बड़ी है व्याख्या, 1.5 पेज की लिखी जा सकती है इसकी, क्योंकि इसमें बहुत सारे दोहे हैं। 2 2 4 2 6 2 8, हाँ। 15 20 मिनट भी ले लो, कोई चिंता नहीं। नाम क्या है सर? दोहे, कवि का नाम पढ़ो सर, आपको पता चल जाएगा। और आज आपको मध्यकालीन का होमवर्क क्यों दिया जा रहा है? कल से मध्यकालीन आरंभ होने जा रहा है हमारा। आशा करता हूँ आपको उसमें भी मजा आएगा। बहुत बढ़िया जी। इसमें रस अलंकार सब आसान है जी। मध्यकालीन में ये चीज अच्छी रहेगी आपके साथ, रस अलंकार की चिंता नहीं होगी। आधे से ज्यादा भक्ति रस भरा पड़ा है, जो बच गया वो शांत रस में चला जाएगा। आदित्य जी प्रश्न पूछिए। सर वो कल थी ना अग्निपथ कविता, हम्म उसमें सर वो कहता ना कि मांग मत एक पत्र भी छाओ। एक पत्र छाह भी, बिल्कुल। तो सर उसमें मानवीकरण हो सकता है सर? वृक्ष हो भले खड़े, यही थी ना? हाँ जी सर। हो बड़े, हो घने, एक पत्र छाप भी मांग मत मांग, नहीं, मानवीकरण नहीं होगा सर। वृक्ष खड़े होते हैं, मनुष्य भी खड़ा होता है, आपकी बात ठीक है, परंतु वृक्ष भी स्वाभाविक तौर पर खड़ा ही रहता है। ठीक है जी, नहीं सर, मानवीकरण जैसे नहीं होगा। मैं भी वो सोच रहा था कि जैसे मांग मत से ना, कि वो वृक्ष से मांग रहा है, इसलिए मेरे को थोड़ा लगा। अच्छा, नहीं 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 नहीं, वो कह रहे हैं सहायता नहीं मांगनी। हाँ, आपकी बात मैं समझ गया, दिमाग में क्यों आया ये, पर नहीं है सर, निश्चिंत रहो। ठीक है जी। और वहां पे मांग मत से भी अनुप्रास आएगा, रविवार को यही बताऊंगा आपको। तो रविवार को ऐसी ऐसी चीजें पता चलेगी आपको अलंकार और रस में, जिससे आप बहुत ज्यादा आसान महसूस करोगे, सरलता महसूस करोगे इन चीजों में। और आधे घंटे में समेट दूंगा वो। यदि आपने आज तक रस अलंकार नहीं भी समझा, उस दिन आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। चलो फिर दोस्तों, कीर करो, अपना काम करो जल्दी जल्दी, शाबाश। रुकना मत जब तक मंजिल आ ना जाए, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
हाँ हाँ, रात को भेज दो यार, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अभी मैं भी आपसे तो थोड़ी डिले करके चल रहा हूँ ना, उसके लिए माफी चाहता हूँ। पहले मैं रोज करता था, अब हफ्ते के अंत तक होता है। पर निश्चिंत रहो यार, कोई चिंता नहीं, अभी मॉक टेस्ट भी होंगे आपके, सब होगा। और जितनी भी गलतियां आपकी निकलती हैं हफ्ते के अंत में, वो तो 5-5 बार लिखिए कि हर पेज एक दिन के लिए पकड़ लीजिए, गलतियां 5 बार, अगले दिन पकड़ लीजिए 5 बार। ठीक है। और आशा करता हूँ आप में से कोई मुझसे नाराज नहीं है कि सर होमवर्क चेक नहीं करते हमारा। कोशिश जितनी होती है बेस्ट से बेस्ट किया जा रहा है। कुछ छात्र हैं जिनके नहीं हुए 4-4 दिन से, उस दिन के बाद हुए ही नहीं, उनसे भी माफी चाहता हूँ मैं। और कृपया, मैं सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक कुछ नहीं करता, मतलब शांत बैठा होता हूँ, तब मुझे फोन कीजिएगा। मनुष्यों को बोल रहा है तू। समाज में जितने भी मनुष्य हैं, सामाजिक जो अपने आप को कहते हैं, उन्हें कहा जा रहा है। सर एक जो सांप वाली थी कविता, हाँ उसका जी भी एक बार जनाब, थोड़ा सा बता दीजिएगा। उत्तर ही भेज देंगे, चिंता मत करो। ओके सर, थैंक यू। अभिनंदन जी, मुझे याद करवा देंगे कल 9 से 11 बजे के बीच में, यदि हो पाया। हो जाएगा, 100% आपको इसका उत्तर मिलेगा। हाँ जी सर। अभिनंदन जी, बहुत बहुत